गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो नेक्स्ट पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो सबसे पहले हम एक बार पोएम को रिसाइट करेंगे, उसके बाद में हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी वेस्ट आवर पावर्स. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. The sea that bares her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wraith horn. तो ये पोएम को हमने रिसाइट किया है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पोएम के इंट्रोडक्शन की, कि वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम कब लिखी थी और पोएम का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से या फिर जिससे इंस्पायर होकर पोइट ने ये पोएम लिखी थी। So William Wordsworth wrote this sonnet when he was 32 years old in 1802 and published it in 1807. So 1802 में लिखी थी और 1807 में पब्लिश की थी। It was a heartfelt response to the demise of the cottage industry and rural way of life, which had been taken over by mass production and factory work. People were no longer in touch with nature. The Industrial Revolution was at hand. The poet was always sensitive to the changes that took place in the nation. Population increases meant that ordinary folk could no longer sustain a living off the land. Whole families would end up working in the mills and mines. This was a rapid change. Wordsworth's sonnet contains this rapid leap in the industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था उस समय और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने वाली थी, तो वो सब जो भी कंट्री में रैपिड जो चेंजेस हो रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी ये सब चीज़ें डेवलप हो रही थी और लोग जो थे वो नेचर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे, जिसकी वजह से वर्ड्सवर्थ, इन सब चीज़ों ने वर्ड्सवर्थ को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया, उनको ये लगने लग गया था कि लोग जो है वो नेचर में जो इंटरेस्ट है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को अप्रिशिएट करने की जो उनकी जो पावर्स हैं और स्पिरिचुअलिटी को फील करने के जो उनके पावर्स है वो सब वो खोते जा रहे हैं। और उसकी वजह थी उनका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पास में वो फीलिंग्स ही नहीं बची है कि वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को अप्रिशिएट कर सके, उसकी ब्यूटी को वो एंजॉय कर सके। और दूसरा ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय विलियम वर्ड्सवर्थ के कज़िन थे जो कि ब्रोकर थे स्टॉक एक्सचेंज में, वो इस समय बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ने के बाद में भी उनके जो कज़िन थे वो हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते थे, अपनी जॉब के बारे में ही सोचते रहते थे और थोड़े टाइम बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस इवेंट ने भी, ये जो एक्सीडेंट हुआ था उनके साथ में, इसने भी उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। तब उनको ऐसे लगने लग गया था कि क्या मतलब हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, ठीक है। हम जब मेरा कज़न बीमार था उस समय में भी वो पैसों के बारे में सोच रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिन सब ने वर्ड्सवर्थ को ये पोएम लिखने के लिए इंस्पायर किया था, जिसकी वजह से वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी। अब आगे हम बात करते हैं एक बार हम पहले पोएम पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है।
सो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और जो कि हमारी पोएम का टाइटल भी है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। लाइन का मतलब है द वर्ल्ड ऑलवेज हैज़ too much for us, but we do not have that spiritual power to appreciate and to enjoy the beauty of this world। मीन्स संसार जो है, वर्ल्ड जो है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन इतना ज़्यादा है कि वी डू नॉट हैव द पावर्स, हमारे पास में वो पावर्स ही नहीं है कि हम इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकें और इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें, ठीक है। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जितना हम सोचते हैं इसके बारे में, इट हैज़ मोर देन इट, उससे भी ज़्यादा है ये संसार, ठीक है। तो ये वर्ल्ड जो है वो हमेशा ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है जितना हम इसको सोचते हैं। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। हेयर लेट एंड सून मीन्स एट द ऑल हार्स, मतलब ऑल द टाइम, हमेशा, लेट एंड सून, ऑलवेज, ठीक है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम कमा रहे हैं और जो वेल्थ हम कमा रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। वी लिव वेस्ट आवर पावर्स एंड वी हैव वेस्टेड आवर पावर्स, वी हैव वेस्टेड आवर स्पिरिचुअल पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, और इवन we do not have the sight to see the beauty of nature, okay, means we have wasted our all the spiritual powers and we do not have the sight to enjoy the beauty of nature। little we see in nature that is ours, इस नेचर जो है उसमें थोड़ा सा भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको देख के हम ये कहें कि ये हमारा है। क्यों? बिकॉज वी हैव वेस्टेड द पावर टू फील, हमारे पास में वो पावर्स ही नहीं बचे हैं जिससे हम इसकी ब्यूटी को क्या कर सके, फील कर सकें। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सोन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी लिव वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, मीन्स वी हैव वेस्टेड आवर पावर्स टू एंजॉय, टू अप्रिशिएट एंड टू लव द ब्यूटी ऑफ नेचर। And we are busy collecting wealth and spending the same at all hours of the day। आगे हम बात करते हैं, we have given our hearts away a sordid boon, we have given our hearts away means हमारे जो hearts हैं उनको ही हमने छोड़ दिया है एक तरह से। तो छोड़ देने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि वी हैव सोल्ड आवर हार्ट्स, वी हैव सोल्ड आवर हार्ट्स फॉर वॉट, फॉर वेल्थ, वी हैव सोल्ड आवर हार्ट्स फॉर वेल्थ, धन के लिए हमने हमारे हार्ट्स को ही क्या कर दिया है, बेच दिया है, ठीक है। तो हमारे पास में वो स्पिरिट ही नहीं रही, वो सोल ही नहीं रही जिससे हम ब्यूटी को, किस ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को क्या कर सके, एंजॉय कर सके। सो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे एज सोर्डेड बोन। अब ये जो वर्ड है सोर्डेड बोन, यहाँ पर पोएट ने ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है, ठीक है। ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस है जिसका मतलब होता है दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में रखना, ठीक है। जिन दो वर्ड्स के मीनिंग जो है वो एकदम क्या हो, ऑपोजिट हो। यहाँ पर सॉर्डेड का मतलब होता है, सॉर्डेड रेफर्स टू द वाइसेस ऑफ ह्यूमन नेचर सच एज इमोरलिटी, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, मीन्स ह्यूमन बींग्स में जो भी बुराइयाँ होती है, जो भी वाइसेस होती हैं, जैसे कि इमोर्टिलिटी हो सकता है, ग्रीड हो सकती है, सेल्फिशनेस हो सकती है, ठीक है, एनवी हो सकती है। तो इस तरह की जो भी हमारी वाइसेस हैं ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन बींग्स में, उसका मतलब होता है, सॉर्डेड का मतलब होता है ये, ठीक है। और बोन जो है उसका मतलब होता है ब्लेसिंग,
ठीक है, आशीर्वाद एक तरह से हम कह सकते हैं, वरदान कह सकते हैं। तो यहाँ पर सॉर्टेड और बून दोनों का मतलब एकदम क्या है, ऑपोजिट है। सॉर्टेड का मतलब एक तरह से वाइसेज से लिया गया है, बुराइयों से लिया गया है, और बून जो वर्ड है उसका मतलब लिया गया है यहाँ पर ब्लेसिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि द प्राइस ऑफ मटेरियल गेन एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज द ह्यूमन हार्ट इटसेल्फ। हमने ये जो भी मटेरियल गेन किया है और जो भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हमने की है उसकी कीमत हमने चुकाई है, और इसकी कीमत हमने क्या चुकाई है, ह्यूमन हार्ट। वी हैव गिवन ओवर हर्ट्स फॉर इट। ठीक है ना, हमने हमारा हर्ट ही दे दिया है इसके लिए। सो द प्राइस ऑफ मटेरियल गेन एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज द ह्यूमन हर्ट इट सेल्फ, अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड इमोशन। ह्यूमन हर्ट दैट इज द सिंबल ऑफ लाइफ एंड इमोशन, बट वी हैव गिवन ओवर हर्ट्स अवे। ठीक है, इन एक्सचेंज पीपल रिसीव अ बून, दैट इज दे गेन समथिंग। ठीक है, और बदले में हमें क्या मिला है, बून मिला है, आशीर्वाद मिला है। ठीक है, और लेकिन वो आशीर्वाद कैसा है, वो ब्लेसिंग कैसी है, येट वॉट दे गेट इज डर्टी। ठीक है ना, लेकिन हमने जो भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हमने की है उस प्रोग्रेस के लिए हमें ब्लेसिंग्स मिली है, हमें बून मिली है। ठीक है, बट व्हाट काइंड ऑफ बून, किस तरह की बून, किस तरह की ब्लेसिंग हमें मिली है, इट इज़ सॉर्डेड, इट इज़ डर्टी। ठीक है, इट इज़ इमोरल, बट इट इज़ इमोरल एंड डर्टी। लेकिन ये जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिली है, ये जो भी आशीर्वाद हमें मिला है, वो कैसा है, इमोरल है और डर्टी है। ठीक है, तो सॉर्डेड बून में यहाँ पर पोइट ने ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है। नेक्स्ट लाइन है, दे सी दैट बेयर्स हर बूजम। यहाँ पर कुछ नेचुरल इमेजरी पोइट ने यूज़ की है। दे सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, the winds that will be howling at our hours and are up gathered now like sleeping flowers। ठीक है, तो ये कुछ तीन उसने पोइट ने नेचुरल इमेजरीज यूज़ की है कि किस तरह से मूनलाइट जो है वो समुद्र की बूजम पर पड़ रही हैं, एंड किस तरह से हवाएं चल रही हैं ऑल द टाइम, और किस तरह से हवाएं जो हैं वो चलती चलती जब रुक जाती हैं तो वो ऐसे लगती हैं जैसे कि सोए हुए फूल हों। ठीक है ना, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, कि जिस तरह से शाम होते ही फ्लावर्स जो होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनकी जो पेटल्स होती हैं वो एकदम से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। उसी तरह से हवा भी क्या हो जाती है, पूरे टाइम चलते चलते अचानक से बंद हो जाती है, ठहर जाती है। तो यहाँ पर पोइट ने कुछ नेचुरल इमेजरीज का यूज़ किया है। और यहाँ पर जो लाइन है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यहाँ पर पोइट ने सिमिली का यूज़ किया है। ठीक है, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यहाँ पर जो विंड्स है, जो हवाएं हैं, उनका कंपैरिजन कर रहा है पोइट, किसके साथ कर रहा है, स्लीपिंग फ्लावर्स के साथ में। ठीक है, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। तो ये जो भी नेचुरल इमेजरीज पोइट ने ऊपर यूज़ की हैं, सी, विंड्स एंड स्लीपिंग फ्लावर्स। ठीक है, इन सब के लिए, ये जो भी नेचुरल सीनरीज हैं, इन सब के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून होने का मतलब ये है, वी डू नॉट हैव द पावर टू एन्जॉय एंड टू अप्रिशिएट एंड टू लव द ब्यूटी ऑफ दीज नेचुरल सीनरीज। हमारे पास में वो पावर्स ही नहीं है जिसकी वजह से हम इन नेचुरल सीनरीज़ को, ये जो नेचुरल इमेजेस हैं, ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको हम एंजॉय कर सकें। हमारे पास में वो पावर नहीं है। एंड फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम आउट ऑफ ट्यून हैं। ठीक है, इट मूव्स अस नॉट। ये जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो भी नेचुरल सीनरीज हैं, ठीक है, इट मूव्स अस नॉट, ये हमें मूव नहीं करते, मीन्स हमारे हार्ट में कोई हलचल पैदा नहीं करते, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। ठीक है ना, इट मूव्स अस नॉट, इन चीज़ों का हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही बात कि वी हैव गिवन ओवर हर्ट्स अवे, क्योंकि वो हार्ट जो कि लाइफ और इमोशन का सिंबल है, ठीक है, उसी को हमने छोड़ दिया है, उसी को दे दिया है। ठीक है, और किसको दे दिया है, वेल्थ के लिए। ठीक है, हमने धन के लिए उसको क्या कर दिया, दे दिया है।
तो अब जब हर्ट ही नहीं है, जब फीलिंग्स ही नहीं है, अब वो हर्ट ही नहीं है जिसमें हम इमोशंस को फील कर सकें, तो अब ये हमें, ये जो सीनरीज है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें मूव नहीं करते हैं, हमें प्रभावित नहीं करते हैं। ग्रेट गॉड, आई वुड रेदर बी अ पैगन सकल्ट इन अ क्रीड आउटवोन। अब यहाँ पर पोइट जो है वो पोयम की जो टोन है उसको चेंज कर रहा है। अब तक पोइट जो है वो एक तरह से कंप्लेन कर रहा था, ठीक है ना, कि हमारे पास में हर्ट्स नहीं है एंजॉय करने के लिए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को और ये सब कुछ। अब पोइट जो है वो विश कर रहा है, ठीक है, क्या विश कर रहा है? ग्रेट गॉड, आई वुड रेदर बी ए पैगन सकल्ड इन ए क्रीट आउटवोन। अब पोइट जो है वो क्या चाहता है, सॉरी, अब पोइट चाहता है कि हे भगवान, आई वुड रेदर बी ए पैगन, मैं पैगन बन जाऊं एक। अब पैगन का मतलब यहाँ पर क्या है? पैगन जो है, 1 सेकेंड, अब यहाँ पर पैगन का मतलब है ए पर्सन होल्डिंग रिलीजियस बिलीव्स अदर देन दोज ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजन्स। तो हमारे जो वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, मेन वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, उनके अलावा जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको होल्ड करने वाला पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो विश कर रहा है कि आई वुड रेदर बी अ पैगन, मैं पैगन बन जाऊं। सकल्ड इन ए क्रीच आउटवोन, सकल्ड का मतलब होता है नर्चर्ड, ब्रॉट अप, एंड इन अ क्रीड आउटवोन, आउटवोन मीन्स आउटडेटेड, दैट इज ओल्ड, ठीक है। तो पोइट यहाँ पर चाहते हैं कि माई गॉड, आई विश दैट आई वर रेज्ड इन अ कल्चर, ठीक है ना, आई विश दैट आई वर रेज्ड इन अ कल्चर दैट वर्शिप्ड मैनी गॉड्स, दो दैट रिलीजन इज नाउ आउटडेटेड, आई नो दैट रिलीजन इज नाउ आउटडेटेड, ठीक है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी अ पैगन, ठीक है। तो पोइट यहाँ पर विश कर रहे हैं कि काश मैं तो पैगन बन जाऊं, ठीक है ना। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ताकि मैं ये जो प्लीजेंट जो ली है, ली का मतलब होता है मीडो कह सकते हैं, ठीक है, चरागाह जिसको हिंदी में कहते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ताकि मैं ये जो प्लीजेंट ली है, ये जो मीडो है, यहाँ पर खड़ा होकर हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, उन चीज़ों की झलक देख सकूं, वो ग्लिम्सेस देख सकूं जिसकी वजह से जो मेक मी लेस फॉरलोन का मतलब होता है दुखी कर देना, जो मुझे कम दुखी करे, जो मुझे कम उदास करे। तो पोइट यहाँ पर विश कर रहे हैं कि हे भगवान, ठीक है, ओ ग्रेट गॉड, मैं काश पैगन बन जाऊं, ठीक है, पैगन बन जाऊं। और पैगन कैसा? पैगन ऑफ क्रीड आउटवोन, ठीक है ना, वो रिलीजन जो अब आउटडेटेड है उसका मैं पैगन बन जाऊं, ताकि मैं यहाँ लीज के जो प्लीजेंट ली है वहाँ पर खड़ा होकर ये जो भी ब्यूटीफुल ग्लिम्सेज हैं उनको देख सकूं, ताकि मेरे जो दुख हैं वो थोड़े क्या हो जाएं, कम हो जाएं, जिनको देखकर मुझे क्या मिल सके, प्लेजर मिल सके, ठीक है, जिनको देखकर मैं जॉय फील कर सकूं। Have sights of Proteus rising from the sea or hear old Triton blow his red horn, ठीक है। तो मैं पैगन बन जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर इस प्लीजेंट ली पर खड़ा होकर उन ग्लिम्सेस को देख सकूं जो मुझे कम दुखी करें, और वो ग्लिम्सेस क्या होंगी? हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मैं प्रोटियस को देखूं दैट इज राइजिंग फ्रॉम दी सी। अब प्रोटियस क्या है? प्रोटियस ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि प्रोटियस जो था वो दैट वॉज द प्रोफेटिक ओल्ड मैन ऑफ द सी एंड शेपर्ड ऑफ द सीज फ्लॉक्स, ठीक है, फॉर्चून टेलर था एक तरह से। ही न्यू ऑल द थिंग्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बट डिसलाइक्ड टू रिवील व्हाट ही न्यू, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सबके बारे में जानता था वो, लेकिन रिवील करना पसंद नहीं था, उन चीज़ों को बताना पसंद नहीं था, ठीक है, समुद्र का देवता भी कह सकते हैं इसको। तो मैं समुद्र से प्रोटियस को राइज होते हुए देख सकूं, और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न, और ट्राइटन जो है, अब ट्राइटन फिर से यहाँ पर ग्रीक मिथोलॉजी का यूज़ किया गया है। सो ट्राइटन इज़ अ ग्रीक गॉड, ठीक है, ग्रीक में गॉड है। ट्राइटन इज़ अ ग्रीक गॉड एंड द मैसेंजर ऑफ द सी, सी का मैसेंजर माना जाता है,
ठीक है। और इसका जो फिगर होता है, इसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, अ मेल ह्यूमन फ्रॉम द वेस्ट अप एंड आर फिश लाइक फ्रॉम द वेस्ट डाउन, ऊपर से आदमी की जैसे और हाफ कैसा, फिश की जैसा। ठीक है। एंड ही ब्लू हिज काउंट शेल, अपनी काउंट शेल बजाया करता था। काउंट शेल अपन कह सकते हैं, अपन जिसको यहाँ पर शंख कहते हैं हिंदी में। सो ही ब्लू हिज काउंट शेल लाइक अ ट्रम्पेट टू काम और रेज द वेव्स। ठीक है। तो जो समुद्र में जो वेव्स होती थी उनको राइज करने के लिए, रेज करने के लिए, उनको काम करने के लिए वो अपना काउंट शेल ट्रम्पेट की जैसे बजाया करता था। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ग्रीक मिथ्स का यूज़ किया गया है। तो जो लास्ट की लाइन्स हैं उनमें पोइट जो है वो ये विश करते हैं कि ग्रेट गॉड, मैं तो एक क्या बन जाऊं, पैगन बन जाऊं। ठीक है। उस क्रीड का, दैट इज आउटडेटेड, दैट इज आउटवोन, उस क्रीड का, उस रिलीजन का, उस धर्म का जो पुरानी हो चुकी है, जो ओल्ड है, जो आउटडेटेड है। ठीक है। बट आई वॉन्ट टू एन्जॉय द प्लेजर। ठीक है। लेकिन मैं उस आनंद को फील करना चाहता हूँ। मैं प्रोटियस को समुद्र से राइज होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं ट्राइटन को अपना ट्रम्पेट बजाते हुए देखना चाहता हूँ। तो वो विश करते हैं कि काश मैं तो क्या बन जाऊँ, एक पैगन बन जाऊँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पोएम। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं एक बार। The poet says that the people of his age are busy collecting wealth and spending the same at all hours of the day. In this way, they lose their spiritual power. It seems that they are not interested in the objects of nature anymore. They have sold their hearts and have no feelings left for enjoying the beauties of nature. They do not have any love and spirit for the sight of moonlight falling on the surface of the sea and to enjoy these beautiful sights. The people of his age are not at all moved by the beautiful objects of nature. The poet wants to be nurtured in the creed of paganism. As a pagan, the poet would have the opportunity of witnessing the sights of pagan gods like Proteus and Triton. अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रोटियस क्या है, पैगन क्या है और ट्राइटन क्या है। तो प्रोटियस एंड ग्रीक मिथोलॉजी द prophetic old man of the sea and shepherd of the sea's flocks. He knew all things past, present and future, but disliked to reveal what he knew. Pagan, a person holding religious beliefs other than those of the main world religions. Triton is a Greek god, the messenger of the sea, a male human from the waist up and are fish-like from the waist down. He blew his conch shell like a trumpet to calm or raise the waves. तो ये कुछ ग्रीक मिथ्स का यूज़ किया गया है। उसके बाद में कुछ लिटरेरी डिवाइसेज है जिनका यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले तो हमारी जो पोएम है वो एक पेट्रार्कन सोनेट है। ठीक है। अब सोनेट क्या होती है और उसमें पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है, हम ये BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। इसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CDE DCD। ठीक है। इसकी जो ये वाली लाइन है इसमें, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन ए क्रीट आउटवोन। यहाँ पर जो ग्रेट गॉड है यहाँ पर पोइट ने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। ठीक है। उसके बाद में सॉर्डेड बोन मैं पहले बता चुकी हूँ। सॉर्डेड बोन में राइटर ने ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है जहाँ पर दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है। सो ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है सॉर्डेड बोन में। उसके बाद में सिमिली यूज़ किया है एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। ठीक है। जहाँ पर विंड्स को स्लीपिंग फ्लावर्स से कंपेयर किया गया है। उसके बाद में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है, मानवीयकरण जिसको हम कहते हैं। सो ये जो तीनों लाइन है, दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers। ठीक है। ये तीनों लाइन में सी को, विंड्स को और फ्लावर्स को स्लीपिंग बता रहा है। तो फ्लावर्स कभी सोते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन फ्लावर्स को पोइट ने पर्सोनिफाई कर दिया है। ठीक है ना, मीन्स फ्लावर्स को एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया है, स्लीपिंग फ्लावर्स। तो लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स में यहाँ पर सिमिले का भी यूज़ किया गया है और पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है। उसके बाद में एन्जाम्बमेंट का यूज़ किया है। एन्जाम्बमेंट का मतलब होता है पोएम की वो लाइन जहाँ पर
लाइन एंड होने पर मीनिंग एंड नहीं होता, बल्कि वो जो लाइन है वो कंटिन्यू रहती है अगली लाइन में। उसका जो मीनिंग है मीन्स किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं होगा, और वो जो लास्ट का वर्ड है वो अगली लाइन तक कंटिन्यू होगा। जैसे कि ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी, यहाँ पर रैदर बी के बाद में पोएट ने कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया है, और ये जो लाइन है वो अगली लाइन में कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे हम इसको एक साथ ऐसे पढ़ेंगे, ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी अ पैगन सकल इन अ ग्रेट आउट वन। ठीक है, तो एंजाममेंट का मतलब यही होता है जब लाइन के एंड में किसी पंक्चुएशन मार्क के यूज़ हुए बिना, ठीक है, वो जो लाइन है वो कंटिन्यू रहती है अगली लाइन तक। अल्यूजन्स का यूज़ किया गया है, ग्रीक मिथोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसमें प्रोटियस, ट्राइटन, ये सब हमने देखा। इमेजरी का यूज़ किया है, विंड्स, यहाँ पर ये एस डबल टाइप हो गया है, विंड्स दैट विल बी हाउलिंग, स्लीपिंग फ्लावर्स, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, ये कुछ इमेजरीज का पोइट ने यूज़ किया है। ठीक है ना, और सी दैट बेयर्स अ बूजम टू द मून। ठीक है, तो ये सारी इमेजरीज हैं। उसके बाद में दो मैंने लिखे हैं, कॉन्सोनेंस और एजोनेंस। ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। कॉन्सोनेंस का मतलब मैं बता देती हूँ, हमें हर एक लाइन में उन वर्ड्स को देखना है जिन वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही है, दो या दो से ज़्यादा बार, कम से कम दो और दो से ज़्यादा बार। तो हमें हर लाइन में उन वर्ड्स को देखना है जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही है। ठीक है, तो वो तो कॉन्सोनेंट्स हो गया। और फिर वो वर्ड्स देखने हैं जिनमें वोवल साउंड की रिपीटिशन हो रही है, और वो साउंड की जो रिपीटिशन है वो साउंड स्टार्टिंग में भी हो सकता है, जैसे कि अपन कहें कि दो सेम वर्ड्स है जिनमें एस आ रहा है किसी भी लाइन में, तो वो वहाँ पर कॉन्सोनेंस हो गया। लेकिन जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तब भी अगर उनके बीच में सेम साउंड निकल रहा है, और वो जो साउंड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो किसका है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहाँ पर भी कॉन्सोनेंस होगा। और जहाँ पर वोवल साउंड की रिपीटिशन होगी, ठीक है, वहाँ पर होगा एजोनेंस। तो ये दोनों आप लोगों को ढूंढने हैं, कॉन्सोनेंस और एजोनेंस क्या है। ठीक है, सो ये हमारी पोएम थी, द वर्ड इज टू मच विद अस।